हेलो बच्चों, मैं निर्मल हिंदी तरंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की पूरक पुस्तिका भारत की खोज का दूसरा पाठ। पाठ का शीर्षक है तलाश। बच्चों, इसका आधा भाग हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं और आगे चलते हैं। भारत की तलाश। इसमें लेखक ने भारत के प्राचीन स्मारकों, विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों के विषय में हमें बताया है। कहता है, पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझ में एक हद तक भारत की समझ को पैदा की, लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं हुआ, न ही मुझे वह उत्तर मिला जिसको मैं तलाश रहा था। कहता है कि जो चीज़ मैं खोजना चाह रहा था उसका उत्तर मुझे नहीं मिला। वर्तमान मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से और लोगों के लिए मध्ययुगीनता, भयंकर गरीबी एवं दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण रहा। कहता है कि ये मध्ययुगीनता और भयंकर गरीबी की दुर्गति का एक मिश्रण सा ही रहा। मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था, फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से मध्य वर्ग की ओर देखता था। यह मध्य वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। यानी कि जो मध्यम वर्ग था वह स्वयं तरक्की करना चाहता था। अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उसके भीतर विद्रोह की चेतना पनपी, और क्योंकि उस समय हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था, तो जो मध्य वर्ग था उसके अंदर विद्रोह की भावना जो है वो उत्पन्न हुई। लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती थी जिसमें हमें रौंद दिया था, यानी उसके खिलाफ ये नहीं गई, उसके विरुद्ध नहीं गई जिसने हमें कुचल दिया था। ये उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेजों को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे। ये अंग्रेजों को हटाकर स्वयं उसका संचालन करना चाहते थे। ये मध्य वर्ग के लोग इस हद तक इस ढांचे की पैदाइश थे कि उसे चुनौती देना या उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करना उनके बस की बात नहीं थी। यानी ना तो ये उसको चुनौती दे पा रहे थे और ना ही उसको समूल उसे नष्ट कर पा रहे थे। नई ताकतों ने सिर उठाया और वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गई। पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया जो इसके अस्तित्व को लगभग भूल ही गए थे या उसे बहुत कम अहमियत देते थे। यानी कि ग्रामीण तबके को लोग बहुत कम अहमियत देते थे, लेकिन अब इनका ध्यान उस तरफ गया। यह दृश्य बेचैन कर देने वाला था, इसलिए कि उसने हमारे कुछ मूल्यों और निष्कर्षों में संदेह उत्पन्न कर दिया था। तब हमने भारत के वास्तविक रूप की तलाश शुरू की और इससे हमारे भीतर इसकी समझ और द्वंद्व दोनों ही पैदा हुए। यानी कि भारत को समझने की और भीतर अंतर्द्वंद दोनों पैदा हो गए। कुछ लोग इस ग्रामीण समुदाय से पहले से परिचित थे, इसलिए उन्हें कोई नया उत्तेजक अनुभव नहीं हुआ, पर मेरे लिए यह सही अर्थों में नई तलाश के लिए यात्रा थी। गोया कि मुझे बराबर अपने लोगों की असफलताओं और कमजोरियों का दर्द भरा एहसास रहता था, पर भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन है, पर उसने मुझे बराबर आकर्षित किया। लेखक कहता है कि कुछ कमजोरियां थी, असफलताएं थी, लेकिन जो भारतीय ग्रामीण जनता थी उसको मैं पूरी तरह परिभाषित नहीं कर सकता, लेकिन उसने मुझे, कहता है कि बराबर अपनी ओर खींचा। उनमें कुछ ऐसी बात थी जो मध्य वर्ग में अनुपस्थित थी। ग्रामीण तबके के जो लोग थे उनके अंदर वो बातें थी जो मध्य वर्ग में नहीं थी। मैं आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता। मेरे लिए भारत के लोगों का अपनी सारी विविधताओं के साथ वास्तविक अस्तित्व है। उनकी विशाल संख्या के बावजूद मैं उनके बारे में अनिश्चित समुदायों के नहीं, व्यक्तियों के रूप में सोचने की कोशिश करता हूँ। चूँकि मैंने उनसे बहुत अपेक्षाएं नहीं रखी, शायद इसलिए मुझे निराशा भी नहीं हुई। कहते कि मैंने उनसे बहुत अधिक अपेक्षाएं नहीं रखी, इसलिए मैं निराश भी नहीं हुआ। मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक पाया, और मैंने उन लोगों से जो उम्मीद की थी उनसे कहीं अधिक मैंने उनमें पाया। मुझे सूझा कि इसका कारण और इसके साथ ही उनमें जो एक प्रकार की दृढ़ता और अंतःशक्ति है, उसका कारण भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है। और उनके अंदर जो दृढ़ता थी उसका एक ही मूल मंत्र था, हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति की परंपरा।
जिसे उन्होंने कुछ अंशों में अब भी बचाए रखा है। पिछले 200 वर्षों में उन्होंने जो अत्याचार झेला, बहुत कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गया, फिर भी कुछ तो ऐसा बच रहा है जो सार्थक है, और जिसके साथ बहुत कुछ ऐसा है जो निरर्थक और अनिष्टकर है। यानी कुछ सार्थक है और कुछ निरर्थक, यानी दोनों का समावेश है। आगे है बच्चों भारत माता। लेखक कहता है, अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता, हिंदुस्तान की, और साथ ही भारत की, जो जाति के संस्थापक भरत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। यानी हमारे देश का नाम जो भारत है वो बच्चों भरत के नाम पर है, जो कि प्राचीन संस्कृत नाम है। मैंने शहरों में ऐसा कम किया क्योंकि वहाँ के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे। लेखक के अनुसार शहरी लोग थोड़े से आधुनिक थे और वे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे, और कहता है वो मुझसे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा रखते थे। पर सीमित नज़रिए वाले किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत बताया जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे थे। लेकिन कहता है कि जो साधारण किसान थे उनको मैंने अपने देश के विषय में बताया जिसकी मुक्ति की, यानी जिसको आज़ाद करवाने की के लिए हम संघर्ष कर रहे थे, कि कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है। यानी कि भारत में विभिन्नता में एकता है, कैसे हर हिस्सा एक दूसरे से भिन्न है लेकिन फिर भी भारत तो एक है। मैंने उन्हें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी, और उस स्वराज्य की भी जो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं, सब के लिए, भारत के हर हिस्से के लिए एक सा होगा। मैंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर पास से कन्याकुमारी या कैप कोमरिक तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। लेखक कहता है कि मैंने उन्हें दूर उत्तर पश्चिम के जो खैबर का जो दर्रा है उससे लेकर कन्याकुमारी या कैप कैमरिन तक की यात्रा के बारे में विस्तार से बताया। मैंने बताया कि कैसे हर जगह मुझसे किसानों ने एक जैसे सवाल पूछे क्योंकि उनकी समस्याएं समान थी। गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान और कर, पुलिस के अत्याचार, और ये सब उन ढांचे में लिपटे हुए थे। यानी कि चाहे वह किसान उत्तर का था, चाहे दक्षिण का, चाहे पूर्व का, चाहे पश्चिम का, समस्याएं सभी की एक थी, और वो समस्याएं थी गरीबी, कर्ज, लोगों का उसमें निहित स्वार्थ, लोग कौन से, जो जमींदार और महाजन थे वे, भारी लगान और पुलिस के अत्याचार, यानी सब के सब किसान इन सब चीज़ों से त्रस्त थे, दुखी थे। विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था, और ये हमारे ऊपर किसने थोपा था बच्चों, विदेशी हुकूमत यानी अंग्रेजों ने। साथ ही यह भी कि राहत भी सबके लिए आनी चाहिए, और ये था कि अगर राहत मिले तो सभी को मिले। मैंने इस बात की कोशिश की कि वे भारत को अखंड मानकर उनके बारे में सोचें, साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विश्व के बारे में सोचें जिसके हम एक हिस्से हैं, यानी कि हमारा जो विशाल भारत है उसका हम एक अंश हैं। यह काम बहुत आसान नहीं था, पर उतना मुश्किल भी नहीं था जैसा मैंने सोचा था। लेखक कहता है कि मुझे ये काम जो है वो कठिन लगा, लेकिन ये उतना मुश्किल नहीं था। हमारे प्राचीन महाकाव्यों, पुरागाथाओं और दंत कथाओं की उन्हें पूरी जानकारी थी। जो हमारे ग्रामीण तबके के लोग थे उन्हें हमारे महाकाव्य जैसे रामायण, महाभारत और पुरा कथाएँ यानी कि पुरानी हमारे पूर्वजों के विषय की जो गाथाएं थी, वो कहानियाँ और दंत कथाएं, इन सब की उन्हें पूर्णतः जानकारी थी। इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणा से उन्हें परिचित करा दिया, और ये जो साहित्य था, इस साहित्य ने हमारे देश के विषय में उन्हें पूर्णतः रूबरू करवा दिया। इन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे भी होते थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा की थी, और कुछ लोग तो इनमें ऐसे भी थे जिन्होंने हमारे देश भारत के जो धार्मिक स्थल हैं उन सब की यात्रा भी की थी। कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता था, मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता था, भारत माता की जय। मैं उनके अचानक प्रश्न लेखक कहता है, मैं उनसे अचानक प्रश्न कर देता कि इस पुकार से उनका क्या आशय है। मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता और चकित करता। लेखक कहता है कि मैं उनसे कहता कि इस जय के पीछे इसका क्या कारण है, तो उन्हें ये मेरा जो प्रश्न था वह बड़ा ही
हैरान करने वाला लगता था। उनकी ठीक ठीक समझ में नहीं आता कि मुझे क्या जवाब दें, पर तब वे एक दूसरे की ओर और फिर मेरी ओर ताकने लगते यानी देखने लगते। मैं बार बार सवाल करता जाता। आखिर एक हट्टा कट्टा जाट, जिसका न जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता है, जवाब में कहता कि यह भारत माता हमारी धरती है। और जब लेखक पूछता कि भारत माता है क्या, तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि यह भारत माता है हमारी धरती, भारत की प्यारी मिट्टी। मैं फिर भी सवाल करता, कौन सी मिट्टी? उनके अपने गांव के टुकड़े की या जिले और राज्य? और फिर लेखक कहता है कि मैं उनसे और सवाल करता कि ये मिट्टी कौन सी है, आपके गांव की है, आपके जिले की या राज्य की, के तमाम टुकड़ों की, या फिर पूरे भारत की मिट्टी? प्रश्न उत्तर का यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक वे प्रयत्न करते रहते और आखिर में कहते कि भारत वह सब कुछ है, सब कुछ तो है ही जो उन्होंने सोच रखा है। यानी कि फिर उनके प्रश्नों का जो क्रम है वो चलता रहता और अंत में यही उत्तर होता कि भारत वह सब कुछ है जो उन्होंने सोच रखा है। उसके अलावा भी बहुत कुछ है, भारत के पहाड़ और नदियाँ, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया कराते हैं, सब हमें प्रिय हैं। यानी कि यहाँ के जंगल, नदियाँ, खेत सब हमें प्रिय हैं, लेकिन जिस चीज़ का सबसे अधिक महत्व है वह है भारत की जनता। लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण बच्चों क्या बताया इसमें? भारत की जनता। उनके और मेरे जैसे तमाम लोग, वे सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं, भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं। लेखक के अनुसार वास्तव में भारत माता हमारे देश की जनता ही है, और उसकी जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय। और जो भारत माता की जय है, उस जय का मतलब है कि इस भारत में बसे हुए सभी भारतीयों की जय। मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो, एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। कहता कि तुम भारत के एक अहम हिस्से हो, और वास्तव में अगर देखा जाए तो तुम ही भारत माता हो। जैसे जैसे ये विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता, उनकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। और जैसे जैसे कहता है कि ये बात उन्हें समझ में आती, तो उनकी आंखों में एक चमक आ जाती और ऐसा लगता जैसे उन्होंने एक बहुत बड़ी खोज कर ली हो। आगे है बच्चों, भारत की विविधता और एकता, यानी विभिन्नता में एकता। भारत की विविधता अद्भुत है, प्रकट है, वह सतह पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है। यानी कि भारत के अंदर जो विविधता है, जो भिन्नता है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है बच्चों? देखो, कहीं पहाड़ हैं तो कहीं नदियाँ, कहीं पठार है, कहीं बहुत अधिक वर्षा होती है तो कहीं सूखा गिरता है। इसका ताल्लुक जो है वो शारीरिक रूप से भी है, और इसका जो संबंध है, ताल्लुक मतलब संबंध जो है वो शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिम इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है। यानी कि उत्तर पश्चिम के पठान और दक्षिण के वासी जो तमिल में हैं, उनमें काफ़ी समानता है। उनकी नस्लें भिन्न है, बहुत कम समानता है, यानी कि उनके अंदर बहुत ही कम समानता है, और उनकी जो नस्ल है वो भी भिन्न है। हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। वे चेहरे और शरीर गठन में, खाने और पहनावे में और भाषा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की गमक तो है ही। वहाँ के बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। पठानों के लोक प्रचलित नृत्य रूसी कोजक नृत्य शैली से मिलते हैं। जो पठानों के जो लोक नृत्य हैं बच्चों, वो कहाँ से मिलते हैं? रूसी कोजक नृत्य शैली से। इन तमाम भिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसी स्पष्ट है जैसी तमिल पर। लेकिन इन सभी विविधताओं, भिन्नताओं के बावजूद पठानों पर वही छाप है जो तमिल पर। इसमें कोई अचरज नहीं और इसमें कोई हैरानी वाली बात भी नहीं है, क्योंकि सीमा के ये प्रदेश और साथ ही अफगानिस्तान भी भारत के साथ हजारों वर्ष से जुड़े रहे हैं। ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियां जो अफगानिस्तान और
मध्य एशिया में बसी थी। इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थी। इस्लाम के आने से पहले ये सभी जातियां क्या थी बच्चों? बौद्ध। और उससे भी पहले वैदिक काल में हिंदू थी। यानी बहुत पहले वैदिक काल में ये लोग हिंदू थे, उसके बाद बौद्ध हुए और उसके बाद इन्होंने इस्लाम धर्म जो है वो धारण कर लिया। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से था। अब भी स्मारकों और मठों के ढेरों ध्वस्त अवशेष उसमें बिखरे हैं। विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। बच्चों, तक्षशिला का जो विश्वविद्यालय था वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी यहाँ खिंचे आते थे। यानी हमारे भारत के अलावा संपूर्ण एशिया महाद्वीप के बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। धर्म परिवर्तन से अंतर जरूर आया, पर उन क्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर ली थी वह पूरी तरह नहीं बदली। जो लोगों ने जो धर्म परिवर्तन का जो रुख आया था उससे जरूर थोड़ा बहुत अंतर आया, लेकिन फिर भी लेखक के अनुसार कहता है कि लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर ली थी वह पूरी तरह नहीं बदली। पठान और तमिल दो चरम उदाहरण हैं। बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में है। सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, पर सब पर इससे भी गहरी छाप भारतीयता की है। चाहे वो कुछ भी है, लेकिन अंततः वो भारतीय हैं। यह जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषाभाषी जनता में बसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी अलग पहचान बनाए रहा। इसके बावजूद इन सब के गुण दोष कमोबेश एक से हैं। इसकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभिलेखों से मिलती है। और इसकी जानकारी किससे मिलती है बच्चों? पुराने जो हमारे रीति रिवाज हैं उनसे, और जो प्राचीन जो अभिलेख हैं उनसे। साथ ही इस पूरे दौरान वे ऐसे भारतीय बने रहे हैं जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी, एक संस्कृति और सभ्यता थी जिसने तमाम चीज़ों को आकार दिया। विदेशी प्रभाव आए और अक्सर उस संस्कृति को प्रभावित करके उसी में जज्ब हो गए। यानी जितने भी विदेशी आए उन्होंने हमारे ऊपर अपना असर डाला, लेकिन फिर भी वो हमारी संस्कृति से प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सके। जब भी विघटनकारी तत्व उभरे तत्काल उन्होंने सामंजस्य खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया। सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में एकता के स्वप्न ने अपनी जगह बनाए रखी। इस एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्वों के या विश्वास के मानकीकरण के रूप में नहीं की गई। इसके अंतर्गत विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता का पालन किया गया। यानी कि इस एकता को कायम रखने के लिए बच्चों किसने अपना विशेष योगदान दिया? लोगों के विश्वास और रीति रिवाजों ने, और आपस में सहिष्णुता की भावना ने। साथ ही हर तरह की विविधता को मान्यता ही नहीं प्रोत्साहन भी दिया गया, और इसके साथ साथ विभिन्नता को भी यानी विविधता को भी प्रोत्साहन दिया गया। किसी एक देशीय समूह में चाहे वे कितने घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से जुड़े हों, छोटी बड़ी भिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती है। उस समूह की मूल एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य देशीय समूह से की जाती है। यह बात अलग है कि अक्सर दो निकटवर्ती समूहों की भिन्नता सीमांत इलाकों में या तो धुंधली पड़ जाती है या आपस में घुल मिल जाती है। प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया था और सामंती, धार्मिक या जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। फिर भी मेरा विचार है कि ज्ञात इतिहास में किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर किसी अपनेपन की अनुभूति करता था। यानी कि भारतीय कहीं भी रहे लेकिन वो अपने घर जैसा अनुभव करता था, जबकि किसी भी दूसरे देश में पहुंचकर वह अजनबी और परदेसी महसूस करता था। इसके अतिरिक्त यदि वह किसी दूसरे देश में जाता तो अपने आप को एक
अजनबी यानी पराया महसूस करता। उन देशों में जाकर जिन्होंने कुछ दूर तक उसकी संस्कृति या धर्म को अपना लिया था, उसे अजनबीपन का बोध अवश्य निश्चय ही कम होता था। वे लोग जो किसी गैर भारतीय धर्म को मानने वाले थे या भारत में आकर यहीं बस गए, कुछ ही पीढ़ियों के गुजरने के दौरान स्पष्ट रूप से भारतीय हो गए, जैसे यहूदी, पारसी और मुसलमान। जिन भारतीयों ने इन धर्मों को स्वीकार कर लिया, वे भी धर्म परिवर्तन के बावजूद भारतीय बने रहे। यानी कि ये लोग तो थे ही बाहर के यहूदी, पारसी और मुसलमान। तो इसी के साथ साथ यदि किसी भारतीय ने भी अपना धर्म परिवर्तन किया, तो वो धर्म परिवर्तन के बाद भी भारतीय ही रहा। आज जब राष्ट्रीयतावाद की अवधारणा कहीं अधिक विकसित हो गई है, विदेशों में भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बनाकर विभिन्न कारणों से एकजुट रहते हैं, भले ही उनमें भीतरी मतभेद हो। एक हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी जाए, उसे हिंदुस्तानी ही माना जाता है। यानी कोई हिंदुस्तान का है और ईसाई है, तो वह कहीं भी जाए तो वह हिंदुस्तानी ही माना जाता है। इस प्रकार किसी हिंदुस्तानी मुसलमान को तुर्की, अरब, ईरान या किसी भी अन्य देश में जहाँ इस्लाम धर्म का प्रभुत्व हो, हिंदुस्तानी ही समझा जाता है। इसी तरह यदि कोई मुसलमान है और वह हिंदुस्तान का है, तो वह कहीं भी जाए विश्व के अन्य क्षेत्र में, वह हिंदुस्तानी ही समझा जाता है। मेरे ख्याल से हम सब के मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं और कोई दो आदमी बिल्कुल एक जैसा नहीं सोच सकते। जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में बहुत सी बातें आती हैं। लेखक कहता है कि दो व्यक्तियों के दिमाग एक जैसे नहीं होते, यानी सबकी सोचने की शक्ति अलग अलग होती है। और कहता है कि जब मैं भी सोचता हूँ तो मेरे मन में बहुत सी बातें आती हैं। मैं सोचता हूँ दूर दूर तक फैले मैदानों और उन पर बसे अनगिनत छोटे छोटे गाँवों के बारे में, उन कस्बों और शहरों के बारे में जिनकी मैंने यात्रा की। वर्षा ऋतु की उस जादुई बरसात के बारे में जो झुलसी हुई धरती में जीवन संचार करके उन्हें सहसा सौंदर्य और हरियाली के झिलमिलाते प्रसार में बदल देती है। विशाल नदियों और उनके बहते जल के बारे में, ठंड की चादर से लिपटे खैबर पास के बारे में, भारत के दक्षिणी सिरे के बारे में, लोगों के बारे में, व्यक्ति और समूह दोनों रूपों में, और सबसे ज़्यादा बर्फ़ की टोपी पहने हिमालय के या बसंत ऋतु में कश्मीर की किसी पहाड़ी घाटी के बारे में जो नवजात फूलों से लदी होती है और जिसके बीच में कल कल खल खल करता झरना बहता है। हम अपनी पसंद की तस्वीर बनाते हैं और उसे सहेज कर रखते हैं। आगे है बच्चों जन संस्कृति। लेखक कहता है, मैंने वर्तमान समय में भारतीय जनता के गतिशील जीवन नाटक को देखा। ऐसे अवसर पर मैं अक्सर उन सूत्रों की खोज लेता था जिनसे उनका जीवन अतीत में बंधा है, जबकि उनकी आंखें भविष्य पर टिकी रहती थी। यानी जीवन भूतकाल में और उनकी आंखें भविष्य पर। हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसका जनता के जीवन पर बहुत गहरा असर था। इस पृष्ठभूमि में लोक प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथक और पुराकथाओं का मेल था। किस किस का मेल था? दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथक और पुराकथाओं का। और इनमें से किसी को दूसरे से अलग करके देख पाना संभव नहीं था। पूरी तरह अशिक्षित और निरक्षर लोग भी इस पृष्ठभूमि में हिस्सेदार थे। लोक प्रचलित अनुवादों और टीकाओं के माध्यम से भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत और अन्य ग्रंथ भी जनता के बीच दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। कौन कौन से महाकाव्य बच्चों? रामायण और महाभारत। हर घटना, कथा और उनका नैतिक अर्थ लोकमानस पर अंकित था और उसने उन्हें समृद्ध और संतुष्ट बनाया। और इन्होंने जीवन को क्या किया? इन महाकाव्यों ने हमारे जो लोकमानस था उसको समृद्ध किया, संतुष्ट किया। अनपढ़ ग्रामीणों को सैकड़ों पद याद थे और अपनी बातचीत के दौरान वे बराबर या तो उन्हें उद्धृत करते थे या फिर किसी प्राचीन रचना में सुरक्षित किसी ऐसी कहानी का उल्लेख करते थे जिससे कोई नैतिक उपदेश निकलता हो।
रोजमर्रा की जिंदगी के मसलों के बारे में सीधी सादी बातचीत को ये देहाती लोग जब इस तरह का साहित्यिक मोड़ देते थे तो मुझे अक्सर बहुत आश्चर्य होता था। यदि मेरे मन में लिखित इतिहास और लगभग सुनिश्चित तथ्यों से निर्मित तस्वीरों का भंडार था, तो मैंने महसूस किया कि अनपढ़ किसान के मन में भी उसका अपना तस्वीरों का भंडार है। यह सब अलग है कि उसका स्रोत पुरा कथाएं एवं परंपरा और महाकाव्य के नायक नायिकाएं ही अधिक थीं और इतिहास बहुत कम। इस पर भी वह बहुत स्पष्ट होता था। मैं उनके चेहरे, उनके आकार और उनकी चाल ढाल को ध्यान से देखता। उनके बीच बहुत से संवेदनशील चेहरे, बलिष्ठ देह और सीधे साफ अवयवों वाले पुरुष दिखाई देते। महिलाओं में लावण्य, नम्रता, गरिमा और संतुलन के साथ साथ एक ऐसा चेहरा जो अवसाद से भरा होता था। कभी कभी किसी देहाती रास्ते या गांव के बीच से गुजरते हुए मेरी नज़र किसी मनोहर पुरुष या सुंदर स्त्री पर पड़ती थी तो मैं विस्मय विमुग्ध हो जाता था। वे मुझे पुराने भित्ति चित्रों की याद दिला देते थे। यानी कि उन मनुष्यों को, उन स्त्री पुरुषों को देख कर लेखक कहता कि मुझे ऐसे लगता जैसे दीवारों पर बने हुए कोई भित्ति चित्र हो। मुझे इस बात से हैरत होती कि उन तमाम भयानक कष्टों के बावजूद जिनसे भारत युगों तक गुजरता रहा, आखिर यह सौंदर्य कैसे टिका और बना रहा। यानी कि इतने कष्ट झेलने के बावजूद भी इनमें यह सौंदर्य कैसे बना रहा। इन लोगों को साथ लेकर हम क्या नहीं कर सकते, बशर्ते इनके हालात बेहतर हों और इनके पास कुछ करने के ज़्यादा अवसर हों। चारों ओर गरीबी और उससे पैदा होने वाली अनगिनत विपत्तियां फैली थी और इसकी छाप हर माथे पर थी। जिंदगी को कुचलकर विकृत और भयंकर रूप दे दिया गया। इस विकृति से तरह तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए और लगातार अभाव और असुरक्षा की स्थिति बनी रहने लगी। यह सब देखने में सुखद नहीं था, पर भारत की असलियत यही थी। स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी। यानी कि भाव से लोग इसे प्रबल रूप से स्वीकार कर रहे थे, पर साथ ही एक प्रकार की नम्रता और भलमनसाहत थी जो हजारों वर्ष की सांस्कृतिक विरासत की देन थी, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा पाया था। अच्छा बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।